हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का बेसिक और 1.2 प्रश्नावली टोटल करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या पर आधारित है। सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर कुछ संख्याएं, जैसे कि √2 है या √3 है या फिर √5 है। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बात करी जाए, अपरिमेय संख्याएं नंबर लाइन पर भी दर्शाई जा सकती हैं। जैसे कि नंबर लाइन पर दर्शानी है 1.2 में क्या है कि जो अपरिमेय संख्याएं जितनी वो सभी क्या है, नंबर लाइन पर दर्शानी है। जो भी संख्या रेखा पर निरूपित करनी है, अपरिमेय संख्याएं कहाँ होती है? हम संख्या रेखा पर ये तो निरूपित कर ही देते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऐसे ही आगे तक जाएगा। ये भी ऐसे ही आगे तक जाएगा। ये तो हम दर्शा देते हैं, परंतु क्या है कि हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएं? भाई इन्हीं के बीच में या इन्हीं के बीच में कहीं भी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, और इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। इस लाइन में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। इसी कारण इस संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं? इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। अब सबसे पहले जब हम अपरिमेय संख्याओं को इस नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। एक चीज, वह चीज क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। चलो टोटल लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण और लंब क्या होते हैं? ऐसे करके हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है। ये एक त्रिभुज है ABC। अब यहां हम कर्ण कैसे पहचाने? कर्ण कौन सी भुजा है? तो एक चीज हमेशा याद रखना, 90 डिग्री 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो यहां पर ये 90 डिग्री का कोण है, दिख रहा है आपको। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। ये क्या है? ये है कर्ण, ये कर्ण है। अब ये आधार हो जाएगा, ये तल है तो आधार, और ये लंब, ये लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, इस त्रिभुज के द्वारा हमें ये पाइथागोरस प्रमेय, इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका प्रूफ है, प्रूफ कुछ ऐसे करके है। यहां से हम एक ऐसे करके एक लंब डालेंगे और ये दो त्रिभुजों से, वो भी हम प्रूफ करवा देंगे। पर इस वीडियो में हम केवल ये जानेंगे, पहले हमें ये देख लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, ये जान लेना। अब हम इसे हम दर्शाएंगे किस पर? नंबर लाइन पर। उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, जिस पर हमने दर्शा दिया, जैसे कि यहां पर 0 है और यहां पर 1 है और यहां पर मान के चलो 2 है। अब हमें जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या √2 इस नंबर लाइन पर दर्शानी है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। यहां पर एक त्रिभुज हमने ले लिया, ये ले लिया हमने। 1 इकाई लंबाई इसकी रखी और 1 इकाई लंबाई इसकी रखी। 1 इकाई इसकी, 1 इकाई इसकी। अब इसमें हम कर्ण स्क्वायर ABC हमने ये मान लिया ABC। ठीक है,
अब हमने एबीसी जब माना तो हमें पता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस में आधा स्क्वायर, बात एक ही है। इसे इधर लिख दो, ऐसे इधर लिख दो, और बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब एसी हमें दे नहीं रखी तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी कितनी है, ए बी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बीसी कितनी है हमारी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहां भी 1 का स्क्वायर। तो एसी हमारी कितनी निकल के आएगी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर इधर जाकर किस में बदलेगा, रूट में, अंडर रूट। तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ये कितना निकल के आया, √2 इकाई। ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये √2 इकाई हो जाएगी। अब हमें पता चल गया कि नंबर लाइन पर हमें कैसे दर्शानी है। ये कितनी निकल के आई, ये लंबाई, ये √2 निकल के आई, तो यहां पर हमें 1 इकाई लंबाई तो इधर लेनी है यहां तक, और 1 इकाई लंबाई का लंब लेना है, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ये कितनी है, ये भाई यहां पर 1 इकाई लंबाई ये है, और 1 इकाई लंबाई हमने ये ली है, 1 इकाई का आधार और 1 इकाई का लंब, तो ये कितना निकल के आया, ये आया √2। कर्ण कितना निकल के आया, √2। अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रकार की नोक रखनी है, और यहां पर पेन की नोक रखनी है। ऐसे प्रकार को खोलना है, और ऐसे करके, ऐसे प्रकार को खोल के, ऐसे प्रकार को खोल के, ऐसे हमें एक चाप लगाना है, ऐसे करके। ये हमने एक चाप लगा दिया ऐसे करके, यहां से ऐसे, ऐसे। यहां जो ये जो पॉइंट है ये √2 को दर्शाता है। ये जो पॉइंट है ये किसको दर्शाता है, ये √2 को दर्शाता है। अब बात करते सर √2 तो हमने ऐसे दर्शा ही दिया, अब बात √3 की आती है। √3 कैसे दर्शाएंगे फिर, √2 तो चलो 1 इकाई, 1 इकाई, √3 कैसे दर्शाएंगे, देखो √3 हम कैसे दर्शाएंगे, इसका हम एक सर्पिल बना लेते हैं, इसका पूर्ण सर्पिल बन जाएगा ऐसे करके, पूर्ण सर्पिल। अब क्या करते हैं हम, इससे यहां से ऐसे एक लंब डालते हैं 1 इकाई लंबाई का। ये कितना है, 1 इकाई लंबाई का एक लंब डालते हैं, ये भी लंब डाला हमने, ये भी, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे कुछ, ये मिल गया। अब हम देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, OA मान लेते हैं इसे, और ये चलो इसे B मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, और इसे C मान लेते हैं। OB की लंबाई कितनी है, OB, ये O है या 0 मान लो, इसे O मान लो, ठीक है। ये 0 है वैसे तो, यहाँ पर मतलब 0 से 1, 1 से 2 ये तो अंक है, ये O मान लिया हमने। अब यहां से हमें देखना है इसकी लंबाई, OB की लंबाई कितनी है, √2, और ये 1 है, और ये 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण हो जाएगी OC, OC कर्ण है। अब हम इसी सूत्र से OC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OC का स्क्वायर होगा OB के स्क्वायर के बराबर। OB का स्क्वायर कितना है, OB कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर कर ले हम, प्लस, और लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, BC कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या देखना है, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, रूट का मतलब होता है जो ये √2 है, इसका मतलब है 2 की घात 1/2, 2 की घात आधी घात है। अब इसकी उपघात कितनी है, इसकी उपघात हमने लिख रखी है यहां पर 2, तो 2। अब हमने एक नियम पढ़ा था A की घात m, आगे आएंगे शायद इसमें, की घात n इज इक्वल टू A की घात m मल्टीप्लाई n, अरे दोनों m लिख दी। घात का उपघात से क्या होता है, गुणा, तो घात का जब हम उपघात से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 2 की घात 1/2 गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 2, टोटल केवल 2 ही निकल के आया। इसका मतलब हमारे जो सर होते हैं सभी ये नहीं बताते हैं हमें, ये हमसे छिपा लेते हैं, कुछ बता भी देते हैं, कुछ ये हाँ ठीक है चलो रूट से स्क्वायर हट गया, क्यों हट गया वो नहीं बताते हैं। तो रूट से क्या है होता है, इसलिए स्क्वायर हट जाता है,
तो रूट से स्क्वायर हट गया, ये कितना बचा 2, ये बचा आपका 2 प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर 1। अब OC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 कितने हो गए 3, तो OC इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बनेगा रूट, ये कितना निकल के आया रूट 3 निकल के आया आपका। जैसे यहां पर हमने रूट 2 निकाला था ऐसे ही वहां पर हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से रूट 3 निकाल लिया है। अब रूट 3 किसकी लंबाई है हमारे, इस OC की लंबाई कितनी है रूट 3। अब देखो यहां पर ऐसे ही जैसे हमने यहां पर प्रकार की नोक रखी, जो आपका एक टंगा कहते हैं या फिर 1.5 टांग कहते हैं, जो भी कहते हो, वो यहां पर प्रकार की नोक रखी और यहां पर पेन की नोक रखी और ऐसे करके चाप लगा दिया। उसी प्रकार यहां पर फिर प्रकार की नोक रखेंगे और यहां पर पेन की नोक रखेंगे और फिर इसे ऐसे ही घुमा देंगे ऐसे करके। सपोज करो इस बिंदु पर रूट 3 प्राप्त हुआ हमें, आपको कॉपी में साफ बनाना है, यहां पर तो थोड़ा ये ऐसा ही बनेगा, बोर्ड है ये, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप कैसे भी बना सको, ठीक है, तो इस पर ऐसे ही बनेगा। अब बात करते हैं रूट 5 की, रूट 5 की। अब इसके बाद देखो अगर हम 1 इकाई लंबाई लेंगे तो कितना आएगा, 1 इकाई लंबाई लेने के बाद भाई रूट 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग वही 1, रूट 4 आएगा, मतलब 2 पर पहुंच जाएगी। सुनिए कहां पहुंचेगी 2 पर, ठीक है, रूट 4 का मान होता है 2, ठीक है। अब क्या है, पहले हम चलो इस सर्पिल से बना लेते हैं रूट 5 तक, ठीक है। अब फिर हमें वही प्रोसेस, एक लंब फिर खींचना है, टोटल सर्पिल से रूट 5 से ज्यादा आएगा नहीं, वैसे रूट 5 तक ही आएगा। अब यहां पर क्या है, एक लंब खींच लिया हमने, ये वही 1 इकाई लंबाई ले ली और इसे हमने ऐसे ही मिला दिया, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आएगा। आपका जो चित्र बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, बनेगा पर ऐसे ही, पर ये थोड़ा 1 इकाई लंबाई नहीं हुई हो, कुछ बनेगा ऐसे ही, पर कुछ या ज्यादा झुकेगा 90 डिग्री पर नहीं हुए, थोड़ा बनेगा कुछ ऐसे ही करके गोल, यहां तक छिप जाएगा ये, ठीक है। अब 1 इकाई लंबाई हमने ले ली, अब हमें वही चीज करनी है OC का स्क्वायर, मतलब सॉरी D से मान लेते हैं OD करना है, 90 डिग्री के सामने गुजा, OD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OC के स्क्वायर के और DC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और बराबर में क्या होगा, इसके बाद OD के स्क्वायर के बराबर होगा ये सब। अब रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, OD स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 4। तो यहां पर लिख रहा हूं OD इज इक्वल टू कितना आया, रूट में 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे ऐसे करके, तो 4 का वर्गमूल 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। अब इनमें से हम जोड़ा बन गए तो क्या हो गया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग लिख सकते हैं इसे हम, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग। और 2 का वर्ग जो है हमारा, अब वर्ग से हम इस पर रूट है, रूट का मतलब 1/2। अब एक चीज बताओ तुम, 2 की घात यहां पर 2 है और उसकी उपघात क्या है 1/2, वही घात का उपघात से गुणा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 1/, यहां पर 2 गुणा में 1/2 लिख दो या 1/2 गुणा में 2, कैंसिल, 2 ही बचा ना केवल। तो इसका मान कितना आ गया, OD का मान आ गया आपका 2 इकाई, ठीक है। तो ये कहां पर मिलेगा, यहां पर प्रकार रख के सीधे ऐसे जब हम लगाएंगे तो ये सीधा हमारा 2 पर जाएगा, 2 पर पहुंच गया हमारा। अब फिर हमें 1 इकाई लंबाई ऐसे ही लेनी है और ये हमें फिर ऐसे ही कर देना है, इसे हम E बिंदु मान लेंगे, सेम प्रोसेस चलेगी। इसका मान कितना है 2, ठीक है, इसका मान कितना है 2। अब 2 और इसका मान हमने कितना लिया है 1, अब 2 का वर्ग और 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और प्लस 1, तो कितना हो गया 5 और इधर रूट जाएगा, तो चलो करके दिखाई देते हैं।
थोड़ा यहां से मिटा लेते हैं, चलो इसे। देखो हमने पढ़ा था कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब डी ई स्क्वायर। लंब डी ई है और आधार ओ डी स्क्वायर। तो ओ ई तो हमें दे ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं है। और ये ओ सॉरी डी कितना है, एक इकाई, तो इज इक्वल टू 1 का वर्ग प्लस में ओ डी कितना है, ओ डी 2 है तो 2 का वर्ग, तो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओ ई इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर किस में जाएगा, रूट में, तो रूट 5 हो गया। तो इसका मान कितना आया, रूट 5। यहां से हम ऐसे करके जाएंगे और यहां पर कहीं भी रूट 5 हमें मिलेगा। वही प्रकार की नोक कहां रखनी है, यहां पर, और पेन की नोक रखनी है यहां पर। इतना खोलना है फिर ऐसे करके चाप लगा देना है, रूट 5 मिल जाएगा आपको। अब देखो अगर हम रूट 5 डायरेक्ट प्राप्त कैसे करें, तो देखो डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए ये तो हो गया आपका सर्पिल का निर्माण। सर्पिल का निर्माण ऐसे होता है, इसमें कोई भी संख्या अगर आपको रूट 2 हो, रूट 3 हो, इसमें 2 उदाहरण है आपके। एक में तो रूट 2 करवा रहा है, इस संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्माण को निरूपित कीजिए। केवल आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल रूट 2 को निरूपित करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसमें केवल इतना सा ये पोर्शन करना है, केवल ये पोर्शन ये वाला करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर रूट 3 की बात करें तो आपको यहां तक करना है बस, केवल यहां तक, ये 2 वाले पोर्शन 2 करने हैं बस, उसके इधर वाला नहीं करना है, क्योंकि हमें रूट 3 प्राप्त करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अगर रूट 5 की बात करें तो हमें यहां तक करना है। अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो सर्पिल से पूरा टोटल, और अगर डायरेक्ट निकाल रहे हो तो वो और देख लो एक बार। अब देखो यहां पर क्या हमने आधार कितना लिया था, 2 इकाई, और लंब कितना लिया था, 1 इकाई। हम इसे डायरेक्ट ले लें, जैसे कि देखो ये आपकी संख्या रेखा, यहां पर 0, यहां पर 1 इकाई और यहां पर 2 इकाई लंबाई हो गई। अब उसने क्या कहा है कि आधार कितना है, 2 लेना है, 2 आधार लेना है उसमें, तो हम यही 2 आधार ले लेते हैं यहां तक। ये हमने 2 आधार ले लिया और 1 इकाई ले लिया हमने लंब, हो गया काम खत्म। और हमने ये कर्ण बना दिया इस पर, और ये वाला पोर्शन ये ए ले लिया, ये मान के चलो बी ले लिया। अब देखो ये वही पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगानी है, केवल पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है इसमें, 90 डिग्री के सामने की वजह कर्ण होती है, तो ओ ए कर्ण है। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है बस। अब ओ ए का तो कोई मान ही नहीं है, तो निकालना है केवल। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का कितना है, ए बी 1 इकाई है तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, 2 इकाई लंबाई ली थी ना हमने, 2 इकाई, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, 2 इकाई लंबाई ली थी, तो 2 इकाई इसके 2 का वर्ग। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 5, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर मत लगाओ, स्क्वायर इधर किस में जाएगा, रूट में, तो रूट में
5। अब क्या करना है आपको, ये √5 ये निकल के आई, ये √5, ये √5 निकल के आएगी। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहां और जो आपकी पेन की नोक है वो यहां रखनी है, ऐसे प्रकार को खोलना है और ऐसे फिर चाप लगा देना है। प्रकार से नोक यहीं रहेगी प्रकार की, और पेन की नोक को ऐसे घुमाते जाना है। कुछ इस प्रकार से आपको घुमा के मिलेगा। यहां पर आपको √5 दर्शाना है। ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया। ऐसे भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको ये कहा हो कि केवल √5 को ही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, बस तब के लिए। अगर 2-3 संख्या पूछ रहे तो धीरे धीरे उस सर्पिल को बनाते जाओ, ऐसे एक एक इकाई लंबाई करके। अब आ जाते हैं, आपके उदाहरण तो हो ही चुके हैं। और एक चीज संख्या रेखा पर, इसमें क्या है कि संख्या रेखा पर जो भी देखो, अब यहां 1 है, यहां इस बिंदु पर कोई भी अन्य संख्या नहीं आएगी, मतलब अद्वितीय संख्या होती है संख्या रेखा पर। कोई भी संख्या एक बिंदु पर 2 नहीं हो सकती, सब अपने आप में अद्वितीय ही है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। इसलिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, जो भी है वो ही रहेगा, अद्वितीय है। -1 है तो -1 ही रहेगा, या √5 है तो √5 ही रहेगा, √3 है तो √3 है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, अद्वितीय है वो। ठीक है। अब आपके 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो, कथन सत्य असत्य बताने केवल फर्स्ट में बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमने फर्स्ट क्लास में, लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है, परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बनने वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बन रही है। तो अपरिमेय जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या जितनी भी है अपरिमेय संख्या, वो सभी क्या है, इनसे मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनी है। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलन से बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो जो अपरिमेय संख्याएं वो तो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अगला है आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m एक प्राकृतिक संख्या है। उसने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब एक चीज बताओ आप, नंबर लाइन पर 1 भी होता है, 2, 3, 4 ऐसे, -1, -2, -3, -4 ऐसे आगे तक जाएंगे। अब एक चीज देखो, यहां पर तो हम इधर तो हम √m के रूप का चलो मान लें, ये प्राकृतिक संख्या है, परंतु यहां भी तो √m के रूप का कुछ होगा। अब माइनस वाली संख्याएं तो मेन तो माइनस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, तो m तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो √m के रूप का कैसे होगा जब m माइनस में, ये तो चलो प्राकृतिक संख्याएं है ना, 0, अरे 0 √m के रूप का कैसे होगा, √0 लिख सकते हैं, √0 कैसे होगा। और फिर √0 हो भी, सपोज करो √0 हो भी, तो भी ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इज नॉट इक्वल, 0 इज नॉट इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो √m, जब m एक प्राकृतिक संख्या रहेगी तो प्रत्येक जो बिंदु है √m के रूप का नहीं होगा। ये कथन क्या है, असत्य है। अब बात करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपोजिट पूछ लिया, पहले पूछा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वो सत्य था। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब एक चीज बताओ आप कि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी तो सम्मिलित हैं,
परमेय संख्या है ना सम्मिलित। तो अब परमेय संख्याएं उसने कहा है कि प्रत्येक अपरमेय होती है, फिर परमेय कहां जाएंगी? परमेय घर से बाहर थोड़ी जाएंगी, उनका भी तो घर है ये, उनका भी तो वास्तविक संख्या ही घर है। अब ये अपने घर से कैसे चली जाएंगी? ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं जैसे कि 4/3, ठीक है, या फिर 3/2, या फिर 2/5, कुछ भी हम दे सकते हैं। ये वास्तविक संख्या है परंतु अपरमेय नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के। अब धनात्मक पूर्णांक की बात आती है, पूर्णांक की जब बात आती है तो पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी अनंत तक होते हैं। ये सभी पूर्णांक है। हमने डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यहां से और यहां तक, इस 0 से आगे अनंत तक, ये कौन सी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये बताई थी हमने डेफिनेशन। अब उसने क्या कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या होता है? अरे गलत है, बिल्कुल असत्य है। देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों में क्या आएगा आपका? देखो ये भी सपोज करो √4 है, ये भी 4 एक पूर्णांक है, इनका वर्गमूल निकालना है। √4 का 4 का वर्गमूल निकालो। चलो 2 क्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय थोड़ी है। जैसे कि हम बात करें 16 की रूट में, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 4। अब 4 क्या है? 4 एक परमेय संख्या है, अपरमेय थोड़ी है। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। ये 2 उदाहरण मैंने दे दिए, और भी उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि रूट में 25, इसका वर्गमूल 5 होता है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो कुछ भी दे सकते हैं हम उदाहरण, तो ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये तो हमने पहले ही करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया था हमने? ऐसे ही तो किया था। 2 इकाई लंबाई ली थी, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, और ये 2 इकाई लंबाई ली थी, ये 1 इकाई ली थी हमने, और ये ऐसे करके, और यहां से ये एक अकेला अगर है तो यहां पर √5 हो गया था। भाई 2 का वर्ग और 1, 4 और 1 5 हो गया, रूट ये 5 हो गया। वीडियो पीछे से देख लेना, ये हमने पहले ही बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन जो आया है आपका, ये हमने पहले ही हम इसे बता चुके हैं। और ये सर्पिल भी हमने बना दिया है, जो ये सर्पिल इसमें दिखा रहा है, ये सर्पिल भी हम बना चुके हैं पहले ही। तो जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब क्लियर करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता दें, ठीक है। तो अब आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कल हम 1.3 का ज्यादा बेस है, इसका तो कुछ ऐसा खासा बेस नहीं था। 1.2 का छोटा था, 1.2 का कुछ कम बेस था, 1.3 का कुछ ज्यादा है। उसमें शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, शांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ऐसे कुछ काफी क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाएगा। वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से 9th की मैथ क्या है बेसिक से करनी है, एकदम जो बिल्कुल 0 लेवल का बच्चा होगा उसके भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा फोकस दें, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, कॉपी पेन लेकर वीडियो को देखें। ऐसे नहीं कि आप देखकर सो गए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। कि मैथ जो है वो अपने खुद के हाथ से अगर जितनी की जाएगी उतनी ही सफाई आएगी। अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, रफ पेन लेकर क्वेश्चन करने की। टीचर का पढ़ाना तो केवल इतना हो सकता है, वो समझा सकता है, आपकी समझ में आ गया। आप अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप उसे जल्दी ही भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन जरूर करें। और कल हम आपको 1.3 का बेस, शायद कल की वीडियो में तो 1.3 का बेस ही हो पाएगा आपका, क्योंकि काफी चीज है 1.3 के बेस में। तो कल तो 1.3 का बेस ही हो पाएगा। कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस कराने की, क्योंकि 1.3 में भी कुछ
काफी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है इसमें, देखेंगे। तो आज का टॉपिक आपका खत्म हुआ, रिवीजन जरूर करना है। और कोई भी अगर टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है, 1.1 से या 1.2 से रिलेटेड कोई टफ क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड से क्रॉस है, बाहर है, तो वो आप कमेंट में बताइए, हम उसका जवाब आपको अगले दिन दे देंगे, बिल्कुल कंप्लीट एकदम।